नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। शुरुआत एक शेर से। घर लौट के रोएंगे मां बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। सबके दाता राम के जमाने में लोक जीवन में ऐसी बातें आम जनमन में भी खुली चली आ रही हैं कि पैसे के सब दास हैं, यह भी कहा जाता है। इसको करो प्रणाम, मंदिर में पैसा धरो, खुश होंगे भगवान। और पैसा है नहीं तो फिर धरें क्या। इन तमाम तरह की कुविचारित और सुविचारित सच्चाइयों के साथ बेरोजगारी का अभिशाप फलता फूलता रहता है और सब तरह के कुफल के अपने अपने निमित्त और अलग अलग तरह के निष्कर्ष नए नए आंकड़ों में नाचते रहते हैं। हमने एक ऑटो ड्राइवर की आत्महत्या की कहानी आपको दिखाई कल, और उसमें एक चीज जो थी वो ये थी कि वो बेरोजगारी से जूझ रहा था, वो परेशान था, और जब उसका चालान कट गया 22-23 हजार रुपए का, तो उसने सुसाइड कर लिया अपने परिवार के सामने। आज ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया कि उस आत्महत्या के पीछे की वजह क्या थी, और उसमें भ्रष्टाचार भी शामिल था, उसमें महंगाई भी थी, उसमें बेरोजगारी भी थी। आखिर इसके पीछे की जो वजह है उसको समझने की जरूरत क्यों आन पड़ी। बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर वो चालान जो कटा और जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जिसको शॉर्ट में CMEI कहते हैं, ने कहा है कि देश में शहरी बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 9.57% पहुंच गई। जुलाई में ये 8.20% पर थी। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में 1.737% का इजाफा हुआ। इसी क्रम में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिला है। जुलाई में ग्रामीण बेरोजगारी की दर 6.14% थी, जो अगस्त में 1.54% की बढ़ोतरी के साथ 7.68% पर पहुंच गई। भले ही देश की बेरोजगारी दर 8.28% है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में यह दर जो है वो 37.3%, जम्मू कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 31.4%, झारखंड में 17%, त्रिपुरा में 16%, छत्तीसगढ़ में जो दर है वो कम है 0.4%, मेघालय में 2%, महाराष्ट्र में 2.2%, गुजरात में 2.6%। रिपोर्ट कहती है कि जुलाई में बेरोजगारी दर 6.8% थी और 39.30 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध था। लेकिन अगस्त में यह दर बढ़कर 8.28% पर पहुंच गई। इसके साथ ही रोजगार की संख्या घट गई, यानी जो लोग रोजगार चाह रहे थे वो बढ़ गए और संख्या रोजगार की कम हो गई। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक महीने में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों में गिरावट देखी गई है। और जो इसके प्रबंध निदेशक हैं CMIE के, उनका नाम है महेश व्यास। उनका एक बयान है, वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये बुरा महीना लगा रहा है, 40 लाख और लोग बाजार में आए लेकिन हम उन्हें रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार में लगातार कमी आ रही है और जुलाई की तुलना में अगस्त में कम लोगों को रोजगार मिला। कुल बेरोजगारी दर औसतन 7% है, लेकिन युवाओं ने 34% से ज्यादा की बेरोजगारी दर का अनुभव किया। ये उनका बयान है। बेरोजगारी के बीच महंगाई कोड़ में खाज का काम करती है। अब देखिए महंगाई के क्या हाल है। खाने का सामान महंगा होने से खुदरा महंगाई दर अगस्त महीने में बढ़कर 7% पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में जो दर 6.71% पर थी, अगस्त में वो 7.62% हो गई। पिछले साल अगस्त में ये 3.11% थी। एक श्लोक है, आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेफल अम्बुतः निर्गच्छात यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्वता। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है तो वो जल से भरा हुआ नारियल की तरह होता है, और जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी का अभाव होता है तो हाथी के खाए हुए कैथ फल के समान ऊपर से देखने में ठीक लगता है, पर भीतर से शून्य होता है। कैथ फल एक फल होता है, और कहते हैं कि वो हाथी जब खा लेता है तो वो अंदर का पूरा सामान खा लेता है और बाहर जब वो पॉटी करता है, आप कह सकते हैं, तो उसमें वो ऐसे ही निकलता है। तो इस तरह का ये श्लोक है। ठीक यही स्थिति भारत में बेरोजगारों की भी है। हमारा आधुनिक भारत कई समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र हित में भी है कि इनकी भूमिका हो और सक्षम नवयुवक जो हैं वो स्वावलंबी बने, वो मजबूत हों,
शिक्षा व्यवस्था रोजगार परख हो। बेरोजगारी हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही है, लगातार हम कर रहे हैं, हमने पूरी सीरीज भी की है। और इस समस्या की वजह से और दूसरी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे अनुशासनहीनता होती है, भ्रष्टाचार होता है, अराजकता, आतंकवाद जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सब बेरोजगारी के अलग अलग पैमाने हैं। जैसे कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्या आपने कभी उस शख्स की आंखों में देखा है जो बेरोजगारी की आग में अपनी डिग्रियों को जलाकर रख देता है, राख कर देता है, विवश है उसके लिए? क्या आपने कभी उस युवा की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में दफ्तरों के चक्कर काटता है और रात में अखबारी विज्ञापनों में रोजगार की तलाश करता है? घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है और समाज में जिसे आवारा कहा जाता है, जो निराशा की नींद में सोता है और आंसुओं के खारे पानी को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है, उसको कभी आपने महसूस किया, देखा है? निराश आदमी, निराश युवा और बेरोजगार जो है वो उसके पास सिर्फ 2-3 रास्ते होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला तो ये है कि वो कहीं पर भीख वगैरह मांग ले, अपने परिवार का अपना पेट भरे। दूसरा ये है कि वो किसी अपराध में शामिल हो जाए, किसी गिरोह में शामिल हो जाए, कुछ गलत करने लगे। और तीसरा रास्ता होता है कि वो आत्महत्या कर ले। तो जिससे मैंने अपनी बात शुरू की, वहीं पर मैं आ गया हूं कि जिस घटना की वजह से मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ा राष्ट्रहित में, वो उसने तीसरा रास्ता चुन लिया, उसने आत्महत्या कर ली। लगातार इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, अलग अलग माध्यमों से हमें मिलती रहती हैं, और हम इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं देते कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जब हम इससे दो चार होते हैं या हमारा कोई अपना इससे दो चार हो रहा होता है, तब हमें समझ में आता है। बुभुक्षिति की न करोति पापम। बेरोजगारी और महंगाई जान पर जब बनाई है, तो यह सवाल उठाना राष्ट्रहित में जरूरी हो जाता है कि इस दिशा के लिए इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने इसके लिए दो में कार्यक्रम बांटा है, 2 हिस्सों में। पहले में हम अपने संवाददाताओं से जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा, और दूसरे हिस्से में हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। हमारे साथ अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे सहयोगी हैं और जहीर अहमद बिजनौर से हैं। तो मैं पहले चाहूंगा मैं उनसे पूछ लूं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से दर्शकों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जहीर और अजेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो पहले अजेंद्र आप मुझे बता दीजिए कि चूंकि हमने कल आपको इस घटना के बाद बताया था कि आप वहां जरा पता करिए, तो क्या स्थिति है इस दिशा में? क्योंकि कल एक ऑटो वाले ने इसलिए अपनी जान दे दी कि उसका चालान काट दिया गया था, और उस चालान की रकम इतनी थी कि वो भर नहीं सकता था। उसने खेत बेच के ऑटो खरीदा, चालान कट गया, भर नहीं सकता था, उसने सुसाइड कर लिया। एक बच्ची है जिसको गोद लिया है उसने, घर में पत्नी है। आपने पूरे दिन आज ये आगरा में पता किया, तो क्या आपको माहौल लगा? इसके पीछे क्या वजह रही? क्या बताया लोगों ने जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखिए शिवम, हाईटेक टेक्नोलॉजी जरूर बनी, लेकिन उस हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार का आरोप है, कानपुर में जो घटना हुई, सुनील गुप्ता नामक ऑटो चालक ने आत्महत्या की और परिवार का कहना है कि 2 ई चालान हुए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। आगरा की हम बात करते हैं तो के न्यूज की टीम ने यहाँ सर्वे किया, और आगरा कैंट की अगर जो हकीकत बताते हैं तो यहाँ पर ऑटो चालकों का बाइक के नाम पर या हेलमेट के नाम पर यहाँ चालान हुआ है। और यही नहीं, तमाम 10,000, 15,000, 20,000 के चालान। सबसे बड़ी बात यह आई कि अगर कोई पुलिसकर्मी हमको रोकता है और पुलिसकर्मी को हम नहीं बैठाते हैं, खाली ऑटो लेकर जाते हैं, तो हमारा चालान कर दिया गया, जैसा कि उन्होंने वीडियो में यहाँ कहा है। एक नहीं, तमाम समस्या हैं, क्योंकि कहीं 20,000 का चालान है, कहीं 15,000 का चालान है। हाईटेक बनाया गया ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए। शिवम, ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया, प्रोपोगंडा तैयार किया गया कि ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होगा, नियम को तोड़ने वाले लोगों पर ये लागू होगा। लेकिन लागू हो रहा है, जो जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना वो चालान भर पा रहा है। लेकिन हकीकत बात है कि 300 से 400 रुपए रोज में एक शिफ्ट जिसको हम 10 से 11 घंटे में ऑटो वालों की जो भाषा है उसमें कहते हैं 10 से 11 घंटे के लिए किराए पर लेता है एक गरीब व्यक्ति, और वो गरीब व्यक्ति 400 रुपए ऑटो का किराया देगा, उसमें गैस भी भरवाएगा, और उसके बाद जो उसमें बचेगा, उस बचे हुए पैसे से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी वो कमाएगा। ऐसा नहीं है कि टेम्पू चालक या जो सवारी वाले टेम्पू जो चल रहे हैं, वो टेम्पू चालक अगर 4,000 या 5,000 रुपए डेली कमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कहा जाएगा। हालत देख सकते हैं, तस्वीरें हमने तमाम दिखाई हैं। जो हमारे साथ बात उन्होंने की है शिवम, वो हकीकत है, और सोचने का विचार करने की इस पर जरूरत है कि टेम्पू चालक ने आत्महत्या की, चाहे वजह कोई भी रही हो, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कुछ ना कुछ हुआ है। 22,000 रुपए का चालान हुआ, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति
पूरे महीने में तो क्या 3 महीने में 22,000 रुपए कमा पाएगा। वो 22,000 यानी कि 2 चालान हुए, 44,000 का चालान उसकी भरने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी ओर जब उसने टेम्पू जिस व्यक्ति से किराए पर लिया होगा, अगर किराए के व्यक्ति की हम बात कर लेते हैं, जो टेम्पू मालिक है, मोबाइल नंबर उसका रजिस्टर्ड होगा, उसके मोबाइल पर टेम्पू का चालान आएगा। अगर 10,000 का किसी एक गरीब व्यक्ति जो टेम्पू ड्राइवर है उसके मोबाइल पर अगर चालान आ जाता है, तो जिस व्यक्ति का वो टेम्पू है, वो टेम्पू चालक की क्या हालत करेगा, ये खुद बयां कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। और बिल्कुल डिप्रेशन में व्यक्ति जाएगा ही, क्योंकि आगरा की हम बात करें तो आगरा में कार में बैठे हुए व्यक्ति का हेलमेट का चालान निकल आ रहा है, बाइक पर चलते हुए व्यक्ति का कार का चालान निकल आ रहा है। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मनचाहा चीज यहाँ चल रही है। बिल्कुल जहीर, हाँ बिल्कुल सही बात है जहीर। बिजनौर, चूंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, बिजनौर में क्या स्थिति है? आपने बात की, लोगों से बात की, क्या स्थिति है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ ऑटो ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया इस तक सीमित नहीं है, उसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि हमने कल इस पर बात की तो कई पहलू निकल कर आए। आपने आज बात की है बिजनौर में, क्या आपको लगा कि इस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर क्या, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जहीर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत संक्षेप में बताइए, फिर मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। अनम्यूट करिए जहीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर में आज हमने दर्जनों टैक्सी ड्राइवर जो है, जो ऑटो चालक है, उनसे बात की है। उनका दर्द कहीं ना कहीं, जैसे माइक उनके सामने गया तो सामने निकल करके आ गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब से ई चालान ये हुआ है तब से उनका शोषण होने लगा है, क्योंकि कम नौकरी जो है मालिक गाड़ी उनको दे देता है, और वो ड्राइवर जो है 10,000 या 8,000 रुपए की नौकरी करते हैं, और 20 और 25,000 रुपए का चालान ई चालान के माध्यम से उनका हो रहा है। तो वो कहाँ से वो चालान को भरे? मालिक ने नौकरी से भी निकाल दिया उनको। कई तरीके के ऐसे सामने भी आए। साथ ही में इस वक्त यहाँ रोडवेज बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टैक्सी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। जो टैक्सी ड्राइवर है उनका दर्द जो है सामने निकल कर आ रहा है, काफी परेशान वो नजर आते हैं कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है, साथ ही बिगाड़ के नाम पर गाड़ी ले जाती है, और उसके बावजूद भी उनके चालान किए जाते हैं। सीट बेल्ट लगी होती है, कागज पूरे हुए, इसके बाद चालान कहीं का हो गया पता नहीं है। साथ ही जो अभी अजेंद्र चौहान जी ने एक बात की आगरा वालों ने, कि गाड़ी का मालिक है, कार खुद चला रहा है, और उसके पास जो है बाइक का हेलमेट का चालान हो गया। तो इस तरीके के मामले बिजनौर में अक्सर देखने को मिलते हैं। और कई तो केस ऐसे भी सामने बिजनौर में देखने को मिले कि नूरपुर में चालान कट गया और गाड़ी बिजनौर में टहल रही है, तो भाई वहाँ चालान कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही पुलिस की भी देखने को मिलती है, जरूर है जी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आपने बताया ये, और ये सर्वे किया, ये बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। अब जो मेहमान हैं उनको ज़रा स्क्रीन पर लाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बताई आपने। आगरा में हमारे सहयोगी थे अजेंद्र, और आपने बिजनौर में हमारे सहयोगी थे जहीर। बहुत ज़्यादा करप्शन है, ये बात सही है। मेहमान अगर जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस से राजीव बख्शी जी हैं, हमारे साथ फखरुल हसन चांद हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ स्वतंत्र वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पे। आगे हमने अपने सहयोगी से ये समझ लिया कि क्या स्थितियां हैं दरअसल, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने आत्महत्या कर ली तो सिर्फ आत्महत्या की वजह चालान था। उसने आत्महत्या क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है, कारण है, और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एक बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, जिसमें महंगाई भी है। और आप देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खूब हंगामा मच रहा है इन दिनों। यात्राएं चल रही हैं, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में भी आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी उसको लेकर खूब हो हल्ला कर रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ स्वतंत्र वाजपेयी जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी। स्वतंत्र जी, देखिए, एक ये परिस्थिति कल आई हमारे सामने कि एक ऑटो चालक ने सुसाइड किया, तो उसके बाद हमने अलग अलग ज़िलों में ये सर्वे कराया, जानने की कोशिश की कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। तो उसमें एक बात कॉमन निकली, और वो ये कि ये इस तरह की जो लोग हैं वो महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से वो अगर कुछ सर्वाइवल के लिए ऑटो चलाते हैं या कोई धंधा करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। रेहड़ी पटरी वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऑटो वालों को इस तरह से चालान, जैसे कि कल कानपुर की घटना ले लीजिए। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वतंत्र वाजपेयी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो, हाँ अब आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, बोलिए, आ रही है। शिवम जी, ऐसा है कि जो है, जैसा आपने बताया अभी, जैसे कल एक ऑटो चालक ने चालान कटने के कारण आत्महत्या कर ली, ऐसा ही बता रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। लेकिन आप ये मैं मेरी पूरी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ और ऑटो चालक महोदय के साथ। तो ईश्वर कभी किसी को ऐसा दिन न दिखाए कि उसके परिवार का इतना महत्वपूर्ण सदस्य चला जाए हमें छोड़ करके। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो है, आप भी शहर में रहते हैं, आप भी शहर में देखते हैं कि ऑटो चालक किस प्रकार से गाड़ियां चलाते हैं। हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि क्या चालान कटने से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं। ऑटो चालकों की वजह से कितनी घटनाएं होती है। आप अक्सर देखते होंगे, सड़क पर चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रहा, कारण क्या है? ऑटो वाले ने ठोक दिया, कि रिक्शा वाले ने ठोक दिया। ये इतनी बेतरतीब चलाते हैं, इतनी बेतरतीब। मैं पूरी तरह दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गलती, अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा चालान भी होगा। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो मेरा चालान भी होगा। वो चालान करने वाला ये नहीं जानता है कि जो है आप किसी बड़े रसूखदार पद पे बैठे हुए हैं, कि एक आम नागरिक है, कि कहीं नौकरी करते हैं, कि आप पत्रकार हैं, कि वकील हैं। जो ई चालान कर रहा है वो बस ये देखता है कि आपने क्या गलती की है, आप क्या उस मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ई चालान कर देता है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो है इस तरह से गलती हो जाती है, मैं भी मानता हूँ कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, स्वतंत्र जी, मेरी आप ठीक कह रहे हैं, चालान तो कटेगा, नियम सबके लिए हैं, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, उसकी बात नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ। मेरा प्रश्न दूसरा है। हमने कल जब ये घटना हुई तो मैंने बात की इस पे, और बीजेपी से एक हमारे साथ थे भी साथी। मैंने जो पता किया अलग अलग जगहों पर, हमने चैनल के हमारे जो साथी हैं उन्होंने अलग अलग जाके लोगों से बात की अलग अलग ज़िलों में। एक बात निकल कर आई, वो ये कि लोग बेरोजगारी, लोग भ्रष्टाचार और लोग महंगाई से परेशान हैं। और जब उनको इस तरह से झटका लगता है कि 22,000 23,000 रुपए का चालान कट गया, तो फिर वो सुसाइड ही उनके पास एक रास्ता बचता है। मैंने शुरू में पढ़ा भी कि क्या करेगा आदमी अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी, तो क्या करेगा? वो भीख मांग ले, या फिर वो क्या करे, वो सुसाइड कर ले, या किसी और के भरोसे हो जाए। क्या करेगा? वो पाप ही करेगा ना। आत्महत्या करना पाप है, बिल्कुल पाप है। ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल जीवन को जो है, हम इस तरह से केवल छोटी छोटी परेशानियों से, किसी बड़ी दिक्कत से, आदमी को आत्महत्या करने से पहले वो बहुत बड़ा अपराधी होता है जो आत्महत्या करता है, क्योंकि वो केवल खुद नहीं मरता है, उसके साथ उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके पिता, जिनके जो उनसे भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी उनके माध्यम से चलती है, जिन बच्चों की शिक्षा उनके माध्यम से चलती है, जिस पत्नी का सुहाग उनके माध्यम से है। आप खुद ही नहीं मर रहे हैं, आप सीधे सीधे उनके साथ भी आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसलिए वो व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है। इसलिए संविधान भी तो जो है, लेकिन वो व्यक्ति भी तो अपराधी है जिसने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। मजबूर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शिवम जी आपसे थोड़ा सा सहमत हूँ। कारण क्या है कि आत्महत्या करने के लिए तो फिर बहुत से कारण है। कोई बेरोजगार है तो कह रहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, कोई जो है कर ही रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा आया है, कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, उसमें यूपी बहुत ऊपर नहीं है, बहुत मतलब ठीक ठाक लोगों ने आत्महत्या की। क्या ये उपाय है कि आत्महत्या करने से लोग मुक्त हो? मैं इसीलिए तो राष्ट्रहित में ये कार्यक्रम कर रहा हूँ स्वतंत्र जी, की उपाय बताइए आप। नहीं, मैं आपका आभारी हूँ, आप कार्यक्रम कर रहे हैं जी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में कम से कम एक मैसेज तो जाएगा, एक संदेश तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करना एक अंतिम उपाय नहीं है। देखिए, ये जीवन है। अगर मैं आपसे आध्यात्मिक अगर इसका परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो इस जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं कठिनाइयों का ही ये जीवन है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम घड़ी घड़ी आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। किसी की माँ मर जाती है तो क्या व्यक्ति आत्महत्या कर ले? किसी का पति मर जाता है तो क्या व्यक्ति आत्महत्या कर ले? किसी के सामने कोई समस्या आ जाती है तो क्या व्यक्ति आत्महत्या? क्या आत्महत्या एक उपाय है? देखिए शिवम जी, साधारण सी बात यह है कि ठीक है, आदमी मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि एक सरल उपाय है, लेकिन ये केवल विल पावर की कमी के कारण से है। ये संस्कारों के अभाव के, मुझे क्षमा करिएगा मेरी बात किसी को अन्यथा लगे, ये संस्कारों के अभाव के कारण से है
ये विल पावर की कमी के कारण से है कि आदमी को एक सबसे आसान रास्ता दिखाई दिया कि गया, उसने नशा कर लिया या उसने जो है आत्महत्या कर ली। ये कोई उपाय थोड़ी ना, परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। हमने पीछे, अब आपने पढ़ाई लिखाई की तभी तो आप आज इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं आत्महत्या स्वतंत्र जी, ऐसा नहीं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरठ से, उमेश जैन। उमेश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते, बताइए उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई का मेन कारण ये है कि पूंजीपतियों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो बेहिसाब अपने हिसाब से ऐसे लेते हैं, जिसकी वजह से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ रही है। क्योंकि सरकार उन्हें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इलेक्शन के समय उनसे पैसे लेती है। इस वजह से बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया। स्वतंत्र जी, ये एक हमारे साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं फ़ोन लाइंस भी ओपन करता हूं तो लोग फ़ोन करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप महंगाई पे इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और इसकी वजह से ये लोग महंगाई, मार्केट को अपने हिसाब से मोनोपोली है और अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। इसकी वजह से आम आदमी परेशान होता है और उसका नतीजा ये होता है कि उसको इस तरह की कदम उठाने पड़ते हैं जो उसको नहीं उठाने चाहिए। देखिए शिवम जी, मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आदमी की आमदनी तो महंगाई भी बढ़े। ऐसा नहीं कि आपको भी याद होगा, हम लोग छोटे थे तो जो चीज 5 पैसे में मिल जाती थी, बाद में 10 साल बाद वही चीज 50 पैसे में नहीं मिलती, तो आज तो 50 पैसे चलता ही नहीं है। तो ये तो एक प्रक्रिया है। हाँ, ये होता है कि सरकारें बदलती हैं तो अभी महंगाई कम होती है। शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा मैं जुड़ूं। ये एक परिस्थिति है जो हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो बन रही है उसके के पीछे बहुत बड़ा कारण है महंगाई का, बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का, और इन तमाम समस्याओं और चीज़ों के बीच में अगर आप फंस जाते हैं तो आप इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आते हैं तुरंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। द इंटरव्यू में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। क्या आपने पहले से सोचा था आपको आईपीएस बनना है? तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस यदि चाहे तो निश्चित तौर पर त्वरित न्याय पीड़ित आदमी को दे सकती है। आज के जो बच्चे हैं, आज का जो नौजवान है, वो सिविल सर्विस में आना चाहता है, उसका सूत्र वाक्य क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़े? यदि आपको इस इम्तिहान में सफल होना है तो आपको फोकस तरीके से इसी इम्तिहान पर ही ध्यान देना पड़ेगा। पर इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड
थोड़ी बहुत किस्मत भी। नशा एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर युवाओं के को जो है चुनौती दे रहा है। आदत पड़ रही है। एवरेज टोबैको सेवन का जो एवरेज एज इस समय 9.5 है ऑल इंडिया लेवल पर, 9.5 वर्ष। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह की खास बातचीत इस शनिवार रविवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात हो रही है बेरोजगारी की, बात हो रही है महंगाई की। राष्ट्र हित में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ पाएं कि दरअसल ये जो परिस्थितियां बनी हैं, जो एनसीआरबी का डेटा आया और इसके ऊपर इतना एनालिसिस किया गया कि आखिर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, लोग इस तरह की परिस्थितियों में क्यों हैं। और कल जब ये घटना हुई कि एक ऑटो चालक ने चालान न भर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया, उसका परिवार था और बुरी हालत में वो है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी और ये क्यों इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं बाल मुकुंद ओझा झांसी से। बाल मुकुंद जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में? बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और हमारे साथ दर्शक हैं भंवर सिंह मध्य प्रदेश से। भंवर सिंह, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। हाँ भंवर सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये ऑटो चालक द्वारा जो आत्महत्या की है और उसके परिवार से वो जुदा हो गए, है ना, परमेश्वर उनकी अंतरात्मा को शांति प्रदान करे। और ये जो अभी हजरत जो है नेताजी के भाषण लच्छेदार पिला रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि उपदेश दे रहे हैं कि नहीं मरना चाहिए, ऐसा कैसा, गरीब के घर में क्या हो रहा है ये इनको ज्ञात नहीं है श्रीमान। और भ्रष्टाचार की बात करना चाहिए, प्रशासन को सुधार की बात करना चाहिए। जो चालान बनाए जा रहे हैं उसकी एक सीमा बनाना चाहिए। कितने कार वालों के इतने लंबे लंबे चालान बनाए, नीचे पीछे तो सही आप शायद आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे आप बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही, तो आप थोड़ा हट के अगर बात करेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा बेहतर आ पाएगी हमारे पास तक। जी 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 जी, मैं टीवी के सामने ही बैठा था। हाँ, थोड़ा आप दूर हट के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, मैंने अभी आपसे निवेदन किया है। जी जी, मेरा ये कहना था, ये जो अभी प्रवक्ता जो अपनी भाषण देने से बात कर रहे थे कि गरीब को नहीं करना चाहिए आत्महत्या, ये करना चाहिए, वो खुद मरते हैं, ठीक है वो मरते हैं, परिवार भी मरता है, परंतु एक सीमा होना चाहिए चालान बनाने की भी। गरीब पे आक्षेप लगाना उचित नहीं है। श्रीमान से पूछिए कितने कार वालों के इन्होंने चालान बनाए लंबे लंबे। बिल्कुल सही बात है। और ये बात आपकी जरूर नोटिस की जानी चाहिए कि ये भाषण देना एक दूसरी चीज है, लेकिन जो गरीब का घर है वो किस तरह की परिस्थितियों में है ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे अपना परिवार चला रहा है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। कोई यूं ही आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाता, उसके पीछे क्या कारण है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज अपने इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपने हमको कॉल किया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं नवीन, गुजरात से। नवीन, आवाज आ रही है? स्वागत है आपका। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवीन, क्या कहना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने जो बीजेपी वाले कौन है, तो उसको ये प्रश्न पूछो कि मान लो आदमी को खाने की जरूरत है, तकलीफ है, अभी वो बोलते हैं कि हम आपको गोल्डन का सूट सिला देंगे, तो वो किस काम का? आपका सवाल सुन के शायद वो चले गए हैं, भाग गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं दोबारा जुड़ पाऊं। लेकिन नवीन, मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपने गुजरात से फोन किया है और गुजरात में चुनाव भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो परिस्थिति आई कि भाई एक गरीब आदमी है, वो इस तरह के चालान नहीं भर पाता या उसके ऊपर कोई और इस तरह का आर्थिक दंड लगा दिया जाता है और वो मजबूर हो जाता है। इसके पीछे कई सारे जगहों पे मैंने सर्वे कराया, लोगों से पूछवाया अलग अलग जिलों में, तो एक बात निकल कर ये सामने आई कि एक तो बेरोजगारी है, जैसे तैसे वो जुगाड़ करके रोजगार की तलाश करते हैं, ऑटो चलाते हैं, कोई और काम करते हैं,
उसमें भी अगर आर्थिक दंड लग जाता है तो जो उन्होंने कमाया है वो सब उनको फाइन के रूप में देना पड़ता है। तो इस वजह से आदमी इतना प्रताड़ित हो जा रहा है मानसिक तौर पर कि वो इस तरह के कदम उठा रहा है। नवीन, वो जो आदमी है वो बैलेंस घुमा देता है। और जो मध्यम वर्ग है, गरीब आदमी, गरीब को तो अच्छा चलो मिल जाता है, कोई बात नहीं। और जो आइडल मध्यम वर्ग है उसका बहुत तकलीफ है। अच्छा, किस तरह की तकलीफ है नवीन, आप बताना चाहें अगर मिडिल क्लास को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि खाने की मान लो जरूरत है, दूसरी जरूरियात है, वो सब छोड़ के वो सामने वाले ये सब दिखाते हैं कि भाई हमने ये अच्छा काम किया, रोड बनाया। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ बाल मुकुंद ओझा जुड़े हुए हैं झांसी से। बाल मुकुंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, चालान के बारे में ही चर्चा हो रही है, राष्ट्र हित में आपके यहाँ। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद। और चालान देखिए 3 टाइप के होते हैं, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। एक तो CCTV जो निःशुल्क होता है, और 2 टाइप के जो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले करते हैं, सुविधा शुल्क समेत। और वो उसमें भेदभाव बिल्कुल होता है। बिल्कुल मैं खोल के कहना चाहूंगा कि ई-रिक्शा, टेम्पो, विक्रम ही क्यों नहीं बड़ी गाड़ियां या अन्य गाड़ियां? किसी मर्सिडीज वाले का, किसी BMW वाले का, किसी ऑडी वाले का चालान इस तरह से क्यों नहीं किया जाता? और किया भी जाता है तो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। जी 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 बताइए। ई-रिक्शा, टेम्पो, विक्रम ये आसान शिकार होते हैं। और एक चीज हमने और भी जानकारी जो हमें है कि कभी कभी कोई पुलिस अधिकारी बताता है यार 10 लोगों का कोटा मिला है हमको, तो गाड़ी अगर निकल रही तो पीछे से नंबर प्लेटिंग का भी चालान होता है। तो उस वजह से इतना टूट चुका होता होगा आपका ऑटो वाला या जो गरीब आदमी जो 300 रुपये कमाना चाहता है रोज परिवार चलाने के लिए, वो इतना टूट जाता है पर डे के चालान से। मतलब महीनों में 300 दिन इन लोगों का चालान होता, तो टूटेगा, आत्महत्या करेगा सरकार, और तो कोई मदद कर नहीं पाती। और थोड़ा सा एक चीज और रिक्वेस्ट है कि दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं। ये कानून का पालन, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे तो तेज तेज आवाज में गाने बजा के सुनते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाल मुकुंद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए, बहुत धन्यवाद हम आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये इसको नोटिस में लिया जाना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहाँ पर मैच चल रहा था, रोड सेफ्टी सीरीज चल रही थी और उसको बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा है। आपको बता दें कि आज का मैच होने की संभावना बहुत कम है। रेफरी ने पिच और आउटफील्ड का जब निरीक्षण किया तो उसको ये पता चला कि ये बारिश इस तरह से हो रही है। रोड सेफ्टी लीग के मैच चल रहे थे ये, और इसमें जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए कानपुर में आए हुए हैं। कानपुर में ये सीरीज चल रही है और इस लीग के कल भी मैच नहीं हो पाया था और आज का मैच भी रद्द हो सकता है। रेफरी ने पिच और आउटफील्ड का निरीक्षण किया तो उसको रद्द करने की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल शिव, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात की जाए ग्राउंड की आउटफील्ड की, तो पूरी तरह से गीली हो चुकी है। दोनों टीमें में से कोई भी एक टीम अभी आई नहीं है। और जो कहा जा रहा था कि आखिरी कुछ घंटों में ग्राउंड को सुखाने का काम, क्योंकि जो तय समय है 7 बजे, उसका समय लगभग करीब आ चुका है, तो ग्राउंड सुखाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और ग्राउंड में लगातार आउटफील्ड में पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे भी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। लेकिन जैसे क्यूरेटर शिव कुमार जी ने बताया है कि मैच होने की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि आउटफील्ड में हद से ज्यादा गीला है। हम उसको कितना भी सुखा ले, लेकिन जो बारिश लगातार हो रही है उससे काफी दिक्कतें होंगी, इसलिए मैच को लगभग रद्द माना गया है। बहुत शुक्रिया विशाल हमें जानकारी देने के लिए। रोड सेफ्टी लीग का मैच रद्द करना पड़ा बारिश की वजह से। कल का मैच भी रद्द हुआ था और आज का मैच भी लगभग रद्द ही हो गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक चीज जो आपने सुना इस ब्रेकिंग से पहले, वो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप अगर
कह रहे हैं कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमारे साथ बीजेपी से एक बार फिर से जुड़ गए हैं स्वतंत्र वाजपेयी जी। स्वतंत्र वाजपेयी जी, ये अभी अगर आप फ़ोन कॉल सुन रहे थे, हमारे दर्शकों ने कई सारे फ़ोन किए अलग अलग जगहों से, और उनका कहना था कि बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कोई ऐसे तो नहीं मर जाता है, पेट में जब आग लगी होगी तो आदमी क्या करेगा। हाँ शिवम जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। पहला फोन कॉल जो साहब जिन्होंने बात करी वो कह रहे थे नेताजी भाषण दे रहे हैं जी। पहली चीज कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ जिसके लिए आपने मुझे बुलाया जी। दूसरी चीज, मैं छोड़कर नहीं भागा था, ये नेट की प्रॉब्लम है इसलिए जो है। अच्छा, आपने कहा चलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे लगा कि आप चले गए, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है। मैं अपनी ओर से नहीं गया, आपने बुलाया तो क्यों जाऊँ। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज, कई लोगों की शिकायत है कि जो है वो बेचारा था, ये था वो था। देखिए हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी राजनीति में है या किसी बड़े पद पे बैठा है तो बहुत बड़े परिवार से आता है। मैं मोटरसाइकिल से भी चलता हूँ, मेरे पास और कार से भी चलता हूँ। मेरी गाड़ी में भी विधानसभा का पास लगा है, लेकिन एक बार मुझसे गलती हुई थी, मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया था, मेरा भी चालान कटा, उसको भी हमने पे किया। कभी कभी चौराहे से निकलते हैं, मान लीजिए कभी हेलमेट ले जाना भूल गए तो मेरा भी चालान कटता है। हम लोगों को कोई सींग नहीं लगे। और जो ई चालान करता, इसीलिए ई चालान की व्यवस्था की है कि न्याय से ही काम हो। वो किसी को पहचानता तो है नहीं, जो रोड पर जा रहा है। बात सिर्फ ई चालान तक सीमित नहीं है। देखिए स्वतंत्र जी, आप समझिए, मैं सिर्फ ई चालान पे तो मैं कल बात कर चुका हूं। मेरी जो बात है, जो दर्शक भी कह रहे हैं, जिन्होंने फोन कॉल्स की और अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं ले नहीं रहा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नौबत आई वो इसके लिए आई क्योंकि लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई और ये सरकारी आंकड़े हैं, तो क्या करे आदमी, मरेगा। नहीं, बिल्कुल मरना कोई उपाय नहीं है। आप जॉब करते हैं तो आपको एक सही सैलरी मिलती है, आप अपना परिवार चलाते हैं। जो व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है उसके अपने पास रोजगार के साधन है, वो अपना परिवार चलाता है। हाँ, ये बात सही कि उसके पास एकदम से बर्डन आ गया चालान का तो वो हतोत्साहित हो गया। स्वतंत्र जी, एक और दर्शक ले रहे हैं, राजीव हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। राजीव, जो है ये मोदी सरकार जो है ये अपना जो मैंने की बेरोजगारी और इसका उन्होंने उसके ऊपर, और दूसरा जो है ये जो गैस के दिन प्रतिदिन जो दाम बढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर जो मेरे को जो है वो अपना वो करना है। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूं, चूंकि स्वतंत्र जी आपकी अपनी बात है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पे यात्राएं की जा रही हैं, क्या अब ये आम जनमानस को प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है, और क्या इसका ही असर है कि जो निचला तबका है या मध्यम वर्ग के भी लोग हैं उनको आत्महत्या तक करनी पड़ रही है? और एनसीआरबी का ये डेटा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई डेटा नहीं है, सरकार का ही डेटा है। राजीव जी, मेरा बस यही मेरा प्रश्न है कि जो मध्यम वर्गीय जो है ये जो एकदम मैंने कि जो खाए तो मरे, ना खाए तो मरे। आज बाजार में जो है हर चीजों की जो कीमतें और जो गैस जो है आए दिन जो सिलेंडरों पे जो दाम बढ़ रहे हैं, रिफाइंड तेल को देखो, पेट्रोल को देखो, आप जो हर तरह से जो है बिजली में देखो, हर चीज में तो बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। जी स्वतंत्र जी, अब बताइए। मैं तो आज सवाल ही नहीं पूछ रहा, ये दर्शक ही सीधे जुड़ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। मैं भी आपको बता दूं कि हम लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो चीजें, जो समस्याएं हर आदमी के सामने आ रही, वही समस्या हमारे सामने भी है। गैस का रेट पहली बार तो नहीं बढ़ा, हर बार पिछली सरकारों से बढ़ता चला आ रहा। तब आज यहाँ आपको याद होगा हम लोग छोटे थे, 300 रुपए की गैस थी। उसके बाद जो है इसी गैस की वजह से कांग्रेस सरकार में जब सोनिया गांधी जी, आपको ये नहीं लग रहा कि इसी गैस की वजह से आपकी सरकार जा सकती है? 1100 के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है सर। 1100 के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है, तो उसके साथ लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। कितनी बढ़ गई? आप क्या कहना है? आमदनी नहीं बढ़ी है? स्वतंत्र जी, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल ही इसीलिए इस कार्यक्रम में मैं फोन लाइन खोलता हूं। आप देखिए, जयपुर से, चेन्नई से, गुजरात से, झांसी से उत्तर देने के लिए मैं आया हूं। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। इसीलिए तो मैं ये कह रहा कि जो जैसे जैसे ऐसी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे
लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, तभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, सरवाइव कर पा रहा है आदमी। और बात रही रोजगार, जैसे बार बार रोजगार की बात आप कर, मतलब दर्शक भी पूछ रहे थे, आप भी कर रहे थे, तो रोजगार में देखिए ऐसा है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। जब धीरे धीरे आप भी देखते हैं कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो सीमित संसाधन थे रोजगार के, गिने चुने लोग हलवाई की दुकान खोलते थे, परचून की दुकान खोलते थे, और बहुत ज्यादा तो आदमी सरकारी नौकरी करता था, यही 2-3 और कृषि खेती थी रोजगार का साधन। अब लेकिन रोजगार के बहुत सारे साधन हो गए। अब आपने देखा, अच्छा चलिए ठीक है, अब अभी आप चूंकि कह रहे हैं रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, हमारे साथ एक दर्शक है चेन्नई से, प्रेम स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इन्होंने एक बात कही कि भाई आज की तारीख में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, और वो इस पे जोर दे रहे हैं कि आजकल नौकरी के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। मैं आपसे इसका कमेंट चाहता हूं। नमस्कार सर, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि रोजगारी और ये आमदनी बढ़ी है, ये बात बहुत सही। सर आमदनी किसकी बढ़ी है जरा इनसे पूछा जाए। जितने हमारे माननीय लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ी है सर। जो सिलेंडर के दाम बढ़े, उनके घरों में सिलेंडर पहले 400 में जाता था, मुफ्त में 1100 में जा रहा है। उनके बिजली के दाम बढ़े तो उनके घर में मुफ्त में, जितनी पहले मुफ्त में चल रही थी अब मुफ्त में चल रही है। उनके लिए कोई दाम नहीं बढ़े सर, आम जनता के लिए दाम बढ़े। रही बात, इन्होंने लोगों को बेरोजगार करने की जगह मुफ्त में 80 करोड़ जनता को राशन बांट के उनको बेरोजगार कर दिया। उन्होंने हाथ पैर मारने बंद कर दिए। जिस घर में इन्होंने राशन दिया उसके बगल वाला देखा कि मेरे को भी मुफ्त में राशन मिलेगा तो मैं मनरेगा में या कहीं काम करने को जाऊं। इन्होंने गैस के सिलेंडर दिए, इन्होंने उसके दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि लकड़ी तोड़ने के बजाय हम सिलेंडर से जलाएंगे, आंखों में दुबा नहीं जाएगा। ये रुहानी बात करके इन्होंने उनको भी एंड कर दिया सर। उसके बाद देखिए शौचालय बना दिया, पेट में रोटी नहीं है, शौचालय कौन जाएगा सर? जाके शौचालय देखा जाए तो नए शौचालय बनाए गए। इन्होंने लोगों को कहा कि हम डायरेक्ट बैंक में पैसे देते हैं सर। आज 2000 रुपया एक किसान को देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम डायरेक्ट किसान को देते हैं। 2000 में उनकी एक उसकी खाद की बोरी नहीं आती है सर। आप उसके बाद देखिए हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि 21 करोड़ का उन्होंने बीमा किया और हमने 21 लाख करोड़ का बीमा किया और हमने 1 लाख करोड़ रुपए उनको दिए सर। ये एहसान कैसे किया उन्होंने, ये बताया मेरे को सर। वो मुआवजा देके बेकूफ बना के उनका चुप करा देते हैं। आज वो लहसुन सड़कों पर फेंक रहे किसान सर। मौत का मेन कारण क्या है सोचिए सर। मेन कारण क्या है? उनकी आमदनी, आगे उनको आमदनी नहीं दिखती है। आज आप देखें हमारे जितने माननीय लोग हैं इनको 5 साल बाद अगर ये कुर्सी छोड़ कर जाएंगे तो भी इनको पेंशन मिलती है, इनको घर मुफ्त में मिलता है, इनको नौकर चाकर मिलते हैं, इनको खाजान मिलता है। इससे इनको कोई परवाह नहीं है। इनको न परिवार की परवाह है न किसी चीज की परवाह है। इनको हमेशा खाद मिलता रहेगा, इनको सुरक्षा मिल रही है सर। इनके साथ में पुलिस रहती है, इनके साथ में डॉक्टर्स रहते हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, इससे इनको कोई चिंता नहीं है सर। आम जनता को चिंता है, आम जनता में भी मिडिल क्लास को ज्यादा चिंता है। आज आप देखिए हर चीज पर टैक्स दे रही है ना जनता, फिर टैक्स का कलेक्शन हो रहा है तो उस चीज को हवाई अड्डे बनाने में लगाने से क्या है सर? हम किस दिन हवाई अड्डे में जाएंगे जब हमारे शरीर में जान रहेगी? हम हवाई जहाज में अगर चंपल पहन के उड़ भी जाएंगे तो हमको क्या है? ममता बनर्जी तो अभी तक उड़ रही है ना हवाई जहाज में, वो वहाँ की सीएम है ना सर। इससे क्या होता है सर? एक 40,000 की वो अगर टी शर्ट पहन लेते हैं उसकी बातें बनाने लग जाते हैं सर। ये आज की राजनीति इतनी ओछी हो गई है जिसकी सीमा नहीं है। झूठ मूठ में लोगों को बेहाल हो गए हैं सर लोग। कहने का मतलब ये है सर, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ चाहे कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पर लांछन लगाने के बजाय जनता की कंप्लेंट सुने, जनता क्यों त्रस्त है उसको सुने। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये कहे कि हम करेंगे, ये ना कहे कि हम कर दिया, ये कहना छोड़ दे सर। स्वतंत्र वाजपेयी जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम, स्वतंत्र वाजपेयी जी देखिए बहुत जरूरी बात उठाई है प्रेम ने, हालांकि वो सर्दन पार्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अगर आप हैं मेरे साथ अभी, इस पे अगर आप जवाब देना चाहें तो। इनकी कॉल से मुझे लग रहा था, मुझे लगता है जितनी देर हमने आपने बात नहीं की होगी उतनी बात इन्होंने पूरी एक कॉल में कर ली है। इससे पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी से, विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो पूरा भाव है। वो शौचालय नहीं जाना चाहते, वो उनको इससे दिक्कत है कि शौचालय इतने सारे क्यों बनवाए, जब आदमी जब खाएगा तो शौचालय तो जाएगा, उसमें भी उनको आपत्ति है। उनको इस बात से भी आपत्ति है कि जो है क्यों उन्होंने राशन बांटा। वाह भाई वाह, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कौन सी बात हुई कि अगर जनता परेशान है
देश का प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहा है, वर्तमान सरकार इसकी चिंता कर रही कि मेरे यहाँ कोई आदमी भूखा ना मरे, तो इसमें भी उनको आपत्ति है। तो ऐसे मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई आम नागरिक नहीं बोल रहे हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या उनसे जुड़े हुए नेता हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए और कोई भी उन्होंने सकारात्मक बात की और चर्चा नहीं करी। वो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, और घर का अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसको क्या कहा जाता है। हाँ, अब अगर प्रेम, अगर आप इस पे कोई कहना चाहते हैं, वो आप क्या पार्टी से किसी से जुड़े हुए हैं क्या? प्रेम नहीं है शायद। अब ये होता है, हो सकता है। अयूब खान हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। अयूब, आप अगर सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को, क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे कई दर्शक फोन कर रहे हैं और उसका जवाब सीधे बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने सीधा करवा दिया है कि जनता से सीधे बात करें। अयूब जी बताइए, स्वागत है आपका। महंगाई पे ही हमने बात करनी है सर। हाँ, बताइए। महंगाई बढ़ती आ रही है। गैस ऐसा है कि देखिए, अभी महंगाई पे बात हुई और ये कहा गया कि भाई अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। जी, बट आमदनी तो नहीं बढ़ी है सर। जी, हेलो। हाँ, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी सर, आप सुना सर? हाँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ सर, बस यही है कि देखिए, इनकम सब लोगों की जनरेट नहीं हुई है, बट महंगाई डे बाई डे होती आ रही है। क्या आपको लग रहा है अयूब जी, देखिए आप नैनीताल में हैं, वो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी समृद्ध इलाका है, आप मुझे ये बताइए कि वहाँ तो बाहर से भी कई लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं, महंगाई का असर क्या वाकई में निचले स्तर तक पहुँच गया है अब, और इसकी वजह से ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं? सर, मैं भी एक मतलब लोअर क्लास फैमिली ही हम अपने आप को कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पिछले बार जब हम रहते थे यहाँ पर, तो हमारे जो रेंट पर रहते थे, तो हम लोग 2,000 रुपए 3,000 रुपए में रहते थे। आज रेंटल जो है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए पे कमरा मिल रहा है। ठीक है, अब बेचारा जो जिसकी इनकम 5,000, 10,000 रुपए है, तो वो कैसे रेंट पर रह सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए सरकार क्या करे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब ये तो है कि भाई सरकार उसको अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है, वो बता रही है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। क्या करना चाहिए कि जिससे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को राहत मिले? आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि सरकार को देखिए कुछ ना कुछ इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं इनसे निजात पा सकें। एक तो सबसे बड़ी ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे चीनी है, आटा है, और आप क्या कहते हैं, गैस है। मेन तो गैस और ऑयल है, क्योंकि पेट्रोल जब भी बढ़ता है तो कीमतें कम होनी चाहिए। हाँ, इनकी चीजें कम होती है। देखिए, कोई सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और दर्शक देवेंद्र जुड़े हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल से हैं। देवेंद्र, आपका स्वागत है। आप पौड़ी पहाड़ों से हैं, आपका बड़ा स्वागत। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र वाजपेयी जी को जो एक दर्शक ने भी एक जवाब दिया था महंगाई के ऊपर, तो वो जवाब से मतलब उनको जो जवाब दे रहे हैं कि अगर कोई सही बात का उजागर कर रहा है नागरिक या कोई भी दर्शक, तो उसको मतलब मानना नहीं चाहिए कि मतलब माने उसको कि हाँ ये बात सही है। महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? नहीं, लेकिन एक चीज देवेंद्र, एक चीज देखिए, वो ये कह रहे हैं और ये कई सरकार के लोग भी कहते हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। सर, कोई आमदनी ऐसी कुछ नहीं बढ़ी है जो ये बता रहे हैं दुनिया को, और टीवी में बैठ के स्वतंत्र वाजपेयी जी जो बोल रहे हैं कि साथ मतलब बेरोजगार के लिए रोजगार जो है सरकारी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये सरकार इतने आंकड़े जो बता रही है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में बता रही है कि साहब हमने इतना को रोजगार दे दिया, इतना को रोजगार दे दिया, तो क्यों दे दिया? इन लोगों को फिर वो हलवाई की दुकान और पकौड़ी वाले की, चाय वाले की दुकान ही खुलवा के दे दे। अब इनको जब सही बात बताई गई तो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है किसी पार्टी से जुड़े हुए, इसमें पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपनी बातों को छुपाने के लिए स्वतंत्र वाजपेयी जो कह रहे हैं कि साहब किसी पार्टी से, मतलब सही कड़वा सत्य बोल दिया है तो उसको ये बोल रहे हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि सत्य यही है कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसके पीछे जो कारण है। क्या पहाड़ों पर भी देवेंद्र, पहाड़ों पर भी इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि वहां पे भी लोग परेशान हैं, दिक्कत है, वहां असर है? परेशान है,
पहाड़ों में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। आंकड़े इनके जितने चाहिए आप बुलवा लीजिए, आरटीआई के अंतर्गत मालूम कर लें, सब जगह से मालूम कर लें, तो आपको बेरोजगारी का ग्राफ इतना ज्यादा बड़ा मिलेगा। अभी हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां पकड़ी गई हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि जिसकी उम्र अगर 40 या 39 या 40 हो रही होगी और ये जांच में उसकी उम्र जब निकल जाएगी तो उसको क्या हासिल हुआ, जांच से उसको क्या हासिल हुआ, उसकी तो उम्र निकल गई है। या जब तक ये वैकेंसी निकालेंगे या जब तक ये आगे प्रोसेस में चलाएंगे सारी वैकेंसी को, तब तक तो समय कितना आगे निकल जाएगा। तो जो बॉर्डर लाइन पे होगा जो बेरोजगार, वो तो बेचारा बैठ के हमेशा के लिए घर पे। आप स्वतंत्र वाजपेयी बताया कि जिसकी उम्र निकल जाएगी जांच में, तो उसके लिए काय की दुकान खुलवाएंगे, सरकार खुलवाएगी या स्वतंत्र वाजपेयी जी खुलवाएंगे? मतलब उनको एक बात का जवाब जब दिया गया है तो वो चीज को कह रहे हैं कि साहब ये जो है किसी पार्टी से जुड़े हुए, ये पार्टी का, विशेषकर पार्टी का, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल या जवाब नहीं है। ये एक समस्या है जो आज की तारीख की बहुत ही जरूरी समस्या है, जिसके समाधान के लिए मंत्रीगण और हमारे एमएलए या एमपी हैं, तो इनको इस चीज को सोचना चाहिए। जो हर चुनाव में लड़ते जीत के आते हैं, इनकी पेंशन कंटिन्यू चल रही है, हर साल इनका वेतन बढ़ाया जा रहा, जबकि इनकी सारी सुख सुविधाएं पूरी मिली हुई है। इनको पूरे टोकन सिस्टम में ट्रेन में जाएंगे, एयर बाई एयर जाएंगे या कैसे भी जाएंगे, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट है, मेडिकल एड है, मतलब कन्वेंस का है, हर चीज का है। इन पे क्या फर्क पड़ता है महंगाई का? बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, तो आज राष्ट्रहित में हमने ये मुद्दा उठाया कि क्या ये वाकई में जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसके पीछे महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, और ये इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, दर्शकों ने इसका जवाब दिया है। देश के हर हिस्से से हमारे पास आज कॉल आए और सब यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है और इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अगर जनता की ये नब्ज सरकार नहीं समझ पाती तो सरकार फिर समझ सकती है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आज के राष्ट्रहित में इतना ही। और एक बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं, बाराबंकी से एक खबर आ रही है जहां पर एक सरकारी हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। भारी बारिश की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है और हड़कंप मच गया जब अचानक से ये नौबत आई कि इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाएगा। चूंकि ये पहले से ही मौसम विभाग ने कह दिया है कि इस पूरे इलाके में, उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका थी और ये कहा जा रहा था कि 2-3 दिन इस तरह का मौसम रहेगा। बाराबंकी में भी जोरदार बारिश हो रही थी, सरकारी हेलीकॉप्टर था और इसको लैंड कराना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बाराबंकी से, क्या अपडेट है रजी सिद्दीकी जी? आपको बता दें कि बाराबंकी पुलिस लाइन ग्राउंड में आज इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, एक हेलीकॉप्टर उतरा है। इसको अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सरकारी हेलीकॉप्टर है जिसको मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पे उतारा गया है। आज भारी बारिश हो रही है बाराबंकी में, जिसके कारण इसने 3-4 चक्कर पहले लगाया, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई और इसमें 2 पायलट और एक सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं। बाकी आला अधिकारी अभी इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये तो पहले से ही आगाह किया गया था कि भाई बारिश हो रही है, तो इसको पहले से क्यों, क्या अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था? आपको बताना चाहेंगे कि जब मैंने इस संबंध में एसपी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अभी इस पर कुछ बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये सरकारी है, इतना जानकारी हुई, अभी बाकी जो डिटेल है मैं आपको बाद में देता हूँ। क्या इसमें कोई सरकार का कोई अफसर या कोई नेता भी सवार था या उनको ये लेने जा रहा था, कुछ ऐसा अपडेट है क्या? नहीं, कुछ अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं निकल के आई है कि इसमें कोई सरकार का कोई अफसर था या किसी नेता को लेने जा रहा था। लेकिन हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग से प्रशासन में हड़कंप मच गया तो आला अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजी हमें जानकारी देने के लिए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी की, जहां से ये लैंड कराया गया, इसको इमरजेंसी लैंडिंग जहां पर हुई है। और अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन इसमें सवार था। पायलट सुरक्षित हैं, पायलट अभी सुरक्षित हैं, ये पता चला है और इनको सकुशल निकाल लिया गया है। आगे की बातचीत और जानकारी ली जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि जब पहले से ही ये पता था कि इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, तो फिर इसको उड़ान भरने क्यों दिया गया।
और मौसम तो ख़राब है ही इस पूरे इलाके में। नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में इस समय बारिश हो रही है और ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अगर यातायात का साधन प्रभावित हो रहे हैं तो ये हवाई यातायात को क्यों चलाया जा रहा है, इस पर क्यों पहले से इसके बारे में एटीसी को नहीं पता था, इस तरह के कई प्रश्न हैं। अब ये बाराबंकी के जिलाधिकारी इसके बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ प्रशासन ने नहीं बताया है और कोई इस तरह का अपडेट भी नहीं है। बस इतनी ही जानकारी है कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये सरकारी हेलीकॉप्टर है और इसने उड़ान भरी लखनऊ से और ये बाराबंकी में इसको लैंड कराया गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये एक्सक्लूसिव हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं के न्यूज़ पे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है।